हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर अब की बार जो अपनी परीक्षा है वो सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर करवाने वाला है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अब की बार भी जैसा हर साल बनाते हैं तो उसी प्रकार अब की बार सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर जो बच्चों की परीक्षा होने वाली है और जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, उसके लिए भी मॉडल पेपर बनाने की शुरुआत कर दी है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, हमने एक मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड भी कर रखी है। उसी कड़ी के अंदर दूसरी वीडियो भी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसकी एक यूनिट हमने आपको अपलोड करके बता दिया था। ये सेकंड यूनिट है। सेकंड क्योंकि प्रश्नों की बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण एक साथ बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा और थोड़ी लेट अगर वीडियो या फिर मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको तैयारी करने में भी दिक्कतें आएंगी। एक साथ इतना सारा सिलेबस कैसे हो पाएगा, तो इसीलिए हम जैसे जैसे मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं तो यूनिट वाइज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली यूनिट हमने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर की अपलोड कर दी थी, ये सेकंड यूनिट है। और इसके बाद हमने तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट भी लगभग तैयार कर ली है। बस कुछ प्रिंटिंग की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक करनी बाकी है। यानी कि कल तक आपको तीनों यूनिटों का एक साथ वीडियो देखने को भी मिल जाएगा। और अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर की तो कल शाम को 10 बजे तक आपको वो भी, यानी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड यूनिट है पेपर फर्स्ट की, उसके अंदर क्या कुछ आने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये हम नहीं बोलते, ये हमारा बाबा बजरंगबली के प्रति विश्वास बोलता है। इसी के अंदर से आपका जो मॉडल पेपर है वो पूरा का पूरा, यानी कि पेपर जो है वो आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, राज्य का देवीय उत्पत्ति सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? तो ये धार्मिक मान्यताओं के ऊपर आधारित है। इसके बाद देवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो देवीय हस्तक्षेप से राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत में शासक का अधिकार अक्सर माना जाता है। देवीय उत्पत्ति के अंदर शासक का सिद्धांत के अंदर शासक का अधिकार किससे माना जाता है? तो ये वंशानुगत माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार शासकों के अधिकारों का उचित ठहराने में धर्म की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर धर्म की जो भूमिका है, भूमिका को वैध बनाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूरोप में राजाओं के देवीय अधिकार का प्रमुख प्रयोग किस ऐतिहासिक काल में देखा गया? तो ये मध्य युग के अंदर देखा गया। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार शासक की वैधता का स्रोत क्या है? शासक की वैधता का स्रोत तो देवीय अधिकार रहेगा। और इसी प्रकार ईश्वरीय उत्पत्ति सिद्धांत की अक्सर आलोचना की जाती है। ईश्वरीय उत्पत्ति सिद्धांत की कब आलोचना की जाती है? मानवीय एजेंसी के द्वारा अनदेखी करना। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की सत्ता मानी जाती है विवेकाधीन, विवेकाधीन मानी जाती है। देवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो सत्ता है उसको क्या माना जाता है? विवेकाधीन माना जाता है। इसके बाद देवीय उत्पत्ति सिद्धांत का इस अवधारणा से कि कौन सी अवधारणा से गहरा संबंध है? निरपेक्षता से गहरा संबंध है देवीय उत्पत्ति सिद्धांत का। इसके बाद देखिए वाक्यांश, आई एम द स्टेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम द स्टेट, मैं राज्य हूँ, राजाओं के देवीय अधिकार की वकालत करने वाले किस राजा से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है लुईस, इससे जुड़ा है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत किस प्रकार की सरकार से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है?
तो ये राजशाही सरकार से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है देवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थन में अक्सर बाइबल की किस आकृति को हवाला दिया जाता है? तो ये डेविड जो है उसकी आकृति को क्या दिया जाता है? हवाला दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चीनी राजनीतिक दर्शन में फिलियल पिटीशन की अवधारणा देवीय उत्पत्ति सिद्धांत और किस विचारधारा से जुड़ी हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत अक्सर यह दर्शाता है कि राजनीतिक शक्ति है। देखिए, देवीय उत्पत्ति सिद्धांत अक्सर क्या दर्शाता है कि राजनीतिक एक शक्ति है। तो राजनीतिक किसके हाथों में है? देखिए, समान रूप से वितरित है या फिर कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है या फिर योग्यताओं के माध्यम से हासिल किया गया है। राजनीति की जो शक्ति है, तो राजनीति की शक्ति तो हमें पता है, किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव देख लीजिए, उसके अंदर हर व्यक्ति तो खड़ा होता नहीं है, यानी कि मैदान के अंदर नहीं आता है। जैसे विधायकी का चुनाव हो गया या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो गया या फिर सरपंची का चुनाव हो गया, तो कुछ व्यक्ति ही उसके अंदर होते हैं। यानी कि अगर सरपंची की बात करें और सरपंच के साथ वार्ड मेंबर के चुनाव होते हैं, तो अगर गांव की पंचायत की बात करें तो मुख्य तौर पर सरपंच जी के हाथ में होगी, और कुछ नाम मात्र अगर बोले तो साथ में जो वार्ड मेंबर होते हैं उनको भी कुछ फैसले लेने का अधिकार होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो मिलता जुलता है, समान रूप से वितरित नहीं है, कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, योग्यता के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है राजनीति को, और निरंतर परिवर्तन के अधीन भी नहीं है। निरंतर परिवर्तन के अधीन है लेकिन राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो तलवारों का सिद्धांत जो आध्यात्मिकता और लौकिक प्राधिकरण को अलग करता है किस धार्मिक संस्था से संबंधित है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म से संबंधित रहेगा। इसके बाद किस प्राचीन सभ्यता को अक्सर ऐसे समाज के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है जहां शासक देवीय अधिकार का दावा करते हैं? तो प्राचीन मिस्र इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देवीय उत्पत्ति सिद्धांत अक्सर इसके महत्व पर किसके महत्व पर जोर देते हैं? तो राजनीतिक स्थिरता के ऊपर जोर देते हैं। इसके बाद देवीय उत्पत्ति सिद्धांत को किस वैकल्पिक सिद्धांत द्वारा चुनौती दी गई जो राज्यों के गठन में मानवीय समझौतों की भूमिका पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थॉमस होब्स के अनुसार व्यक्तियों के लिए सामाजिक अनुबंध बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भय। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य की उत्पत्ति को समझने के लिए या फिर समझाने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य के रूप में प्रकृति की स्थिति का विचार किसने प्रस्तावित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस होब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के पास कौन से प्राकृतिक अधिकार होते हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीनों ही अधिकार होते हैं। इसके बाद तीनों वैसे नहीं बोले हैं मैंने, लेकिन इसका राइट आंसर है जीवन के साथ स्वतंत्रता और संपत्ति भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने तर्क दिया कि राज्य का गठन एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से होता है जिसमें व्यक्ति पारस्परिक सुरक्षा के लिए अपनी कुछ स्वतंत्रताएं त्याग देता है? थॉमस होब्स के द्वारा ये जो है वो तर्क दिया गया। इसके बाद रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध के संदर्भ में सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत, बहुमत की इच्छा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन देखिए, थॉमस होब के अनुसार प्रकृति की अवस्था में जीवन कैसा है? एकांत, गरीब, घिनौना, पार्श्विक और छोटा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन देखिए, होब्स के अनुसार व्यक्ति प्रकृति की हर चीज़ पर अपना प्राकृतिक अधिकार क्यों छोड़ देते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के विरुद्ध सभी के युद्ध से बचने के लिए। ठीक है। 20 पेज है, अभी छठे पेज के अंदर है, थोड़ी सी स्पीड में यहाँ पर बता रहा हूँ। और अगर वीडियो लाइक आ रही है तो वीडियो को पसंद कर दीजिए और एक बार गौर से इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपका पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट है, उसके अंदर एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। इसके बाद किस दार्शनिक का मानना था कि समाज में अराजकता को रोकने के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से
एक संप्रभु शासक के अधिकार के अधीन होना चाहिए। थॉमस होब इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने तर्क दिया कि राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के बीच एक राजनीतिक समाज बनाने के अनुबंध से होता है? जॉन जैक्स इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद लोक के अनुसार सामाजिक अनुबंध कब शून्य हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जब सरकार प्राकृतिक अधिकारों का हनन करती है तब। इसके बाद रूसो के अनुसार सामाजिक असमानता एवं संघर्ष का स्रोत क्या है? निजी संपत्ति इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, होब्स के अनुसार संप्रभु की सत्ता किस पर आधारित है? पूर्ण सत्ता के ऊपर संप्रभु की सत्ता आधारित है। इसके बाद लोक के अनुसार सरकार का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना लोक के अनुसार क्या है? सरकार का उद्देश्य है। इसके बाद रूसो के अनुसार न्यायपूर्ण समाज की कुंजी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य इच्छा सिद्धांत है। रूसो का कौन सा सिद्धांत है? सामान्य इच्छा सिद्धांत ही है, ठीक है। इसके बाद मार्क्स के अनुसार इतिहास के अंतिम चरण में जब साम्यवाद पूर्ण रूप से साकार हो जाएगा तो क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? देखिए, मार्क्स के अनुसार इतिहास के अंतिम चरण में जब साम्यवाद पूर्ण रूप से साकार हो जाएगा तब क्या होगा? राज्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या है? तो अराजकता को रोकने और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सूची हम यहाँ पर आपके सामने करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको हल करवा रहे हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ऑलरेडी हमने इस वीडियो को डाल रखा है, वीडियो की जो पीडीएफ है इसको डाल रखा है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत का प्राथमिक केंद्र क्या है? तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास, देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत का प्राथमिक केंद्र क्या रहेगा? प्राकृतिक विकास। इसके बाद विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास कब हुआ है? जनजातीय समुदाय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के निर्माण में किस कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बल और संघर्ष, ठीक है। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा राज्य समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक विकास। दोबारा पढ़ लीजिए, उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके साथ राज्य समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ है, ठीक है। विकसित सामाजिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के विकास में प्रतिस्पर्धा की क्या भूमिका है? प्रतिस्पर्धा की भूमिका की अगर बात की जाए तो यह है राज्य निर्माण को गति देना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति में विकासवादी सिद्धांत का एक चरण नहीं है? जैसे संगठन, जनजाति, शहर और संसद। तो देखिए, संगठन अगर करेंगे तो राज्य की उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जनजाति अगर बढ़ेगी तो उसके हिसाब से भी है, शहर अगर होगा तो भी ठीक है। संसद का क्या काम है? यहाँ पर संसद का कोई काम नहीं है, तो इसका राइट आंसर संसद रहेगा। इसके बाद है, विकासवादी सिद्धांत में राज्य के निर्माण में रीति रिवाजों और परंपराओं की क्या भूमिका है? वे राज्य के विकास में बाधा डालते हैं। देखिए, विकासवादी सिद्धांत में राज्य के निर्माण में रीति रिवाज और परंपराओं की क्या भूमिका है? तो वे राज्य के विकास में बाधाएं डालते हैं, ठीक है। इसके बाद विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और राज्य के उद्भव के बीच क्या संबंध है? जनसंख्या वृद्धि राज्य निर्माण को सुगम बनाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इस विचार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि कुछ व्यक्ति या समूह स्वाभाविक रूप से समाज में अधिकारों और शक्ति को प्राप्त करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन, ठीक है। इसके बाद विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के विकास के प्रारंभिक चरण में नेतृत्व की क्या भूमिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेतृत्व आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के गठन में संघर्ष समाधान ने क्या भूमिका निभाई है? इससे राज्य निर्माण में क्या आती है? तेजी आती है, ठीक है। इसके बाद विकासवादी सिद्धांत में राज्य निर्माण में श्रम विभाजन का क्या महत्व है? यह राज्य निर्माण को गति देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य निर्माण में क्षेत्र की क्या भूमिका है? क्षेत्र राज्य गठन को क्या देता है? गति। इस विचार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि राज्य स्वाभाविक रूप से व्यवस्था और सुरक्षा की आवश्यकता से उत्पन्न होता है? तो अराजकता, सामाजिक अनुबंध, दैवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक व्यवस्था, इसका 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्राकृतिक व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद दैवीय अधिकार सिद्धांत के अनुसार राज्य का अधिकार निम्न में से प्राप्त होता है? भगवान से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में कौन संबंधित है?
जीन जैक रूसो। ठीक है, इसके बाद सामान्य इच्छा की अवधारणा किस राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित है? जीन जैक रूसो से ही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लेविथोन की अवधारणा संपादित है, तो ये थॉमस होब्स से रहेगी। इसके बाद अदृश्य हाथ का विचार निम्नलिखित के किसके आर्थिक दर्शन से जुड़ा हुआ है? एडम स्मिथ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देवीय अधिकार सिद्धांत के अनुसार राजा और रानी शासन करते हैं देवीय मंजूरी से। इसके बाद व्यक्तियों के अविच्छेद अधिकरण के विचार से जुड़ा हुआ है जॉन लोके। इसके बाद वह सिद्धांत जो राज्य को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्था के रूप में देखता है क्या कहलाता है? बल सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि राज्य वर्ग उत्पीड़न का एक साधन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकरण की अवधारणा किस सिद्धांत से निकटता से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कब हुई है? उत्पत्ति कैसे हुई है? तो क्रमिक विकास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थॉमस होब्स। इसके बाद राज्य की उत्पत्ति का एक ऐतिहासिक सिद्धांत संबंधित किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित के लिए सरकार किसके लिए सरकार बनाते हैं? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित के यानी कि किसके लिए सरकार बनाते हैं? तो ये प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। इसके बाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा निम्नलिखित के किसके दर्शन का केंद्र है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बल सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना कब हुई? शारीरिक जबरदस्ती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत में शासक वर्ग मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? पूंजीपतियों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य निम्नलिखित के हितों की पूर्ति किन के हितों की पूर्ति करता है? पूंजीपति वर्ग की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की अवधारणा क्या सुझाती है? श्रमिक वर्ग द्वारा शासन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का अस्तित्व कब समाप्त हो जाता है? समाजवाद की परिपक्व अवस्था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत में केंद्रित विचार क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झूठी चेतना की मार्क्सवादी अवधारणा का तात्पर्य क्या है? शासक वर्ग द्वारा पैदा किया गया भ्रम। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मार्क्सवादी सिद्धांत निम्नलिखित के लेखन से निकटता यानी कि राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत निम्नलिखित के लेखन से निकटता से जुड़ा हुआ है? किसके लेखन से? लेखन के निकटता से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न लिखना था, लेकिन पहली बार है तो टाइपिंग करने में भी थोड़ी यहाँ पर गलतियाँ होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत में वर्ग तानाशाही की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो श्रमिक वर्ग द्वारा अस्थायी शासन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम पेज है, यहाँ पर देख लीजिए। मार्क्सवादियों का तर्क है कि राज्य का प्राथमिक कार्य, मार्क्सवादियों का क्या तर्क है कि राज्य का प्राथमिक कार्य क्या है? वर्ग नियम बनाए रखें। इसके बाद मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य के तंत्र में क्या शामिल है? तो सेना और पुलिस भी है, नौकरशाही और न्यायपालिका भी है, शिक्षण और संस्थाएं भी होती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क्सवादियों का तर्क है कि राज्य की कानूनी व्यवस्था निम्नलिखित के हितों को दर्शाती है। किन के हितों को दर्शाती है? पूंजीपति के हितों को दर्शाती है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की भूमिका की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, साम्राज्यवाद और प्रतिस्पर्धा। ये इतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग मेरे हिसाब से 80 से 85 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करवाए हैं। ये सारे के सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं।